हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए 27 रुपये का शेयर है ये और एक महीने का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तेज़ी आई थी, यहाँ पर गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए एक महीने में मुश्किल से 2% की तेज़ी है और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पैसा इसने डबल करके दिया है। शानदार तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन जब जब तेज़ी आई उसकी वजह रही कोई ना कोई खबर, और वो खबर थी भैया रिलायंस से ही। और सबसे पहले तो अगर आप देखो, जब ये 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी और रिलायंस ने कहा था कि वो 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ में आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर। तो एक तेज़ी आई यहाँ पर 22 पर ये शेयर गया, लेकिन बाद में फिर से गिरावट देखने को मिली। और जब रिलायंस ने यहाँ पर 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर दिए तो एक बेहतरीन तेज़ी आई। 21 रुपये से भाई साहब 35 रुपये से भी ऊपर निकला था। उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिले ज़रूर है। और अभी देखो कंपनी जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाला टाइम थोड़ा सा बेहतर इसके लिए हो सकता है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर हम ये कह रहे हैं, अगेन ये कोई कंफर्म नहीं है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखो यहाँ पर तो 48 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आए। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई देखोगे तो 100 रुपये से भी ऊपर, लेकिन ये तब की बात है जब कंपनी रिलायंस के अंडर में नहीं थी। ये वो कंपनी है जो दिवालिया हो गई और दिवालिया होने के बाद इसको रिलायंस ने काफ़ी सस्ते में एक्वायर कर लिया था, ख़रीद लिया था। यहाँ पर इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो इनके रिजल्ट्स भी अभी हाल फिलहाल में आए ज़रूर थे, लेकिन अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो एक झटके में इनका रेवेन्यू बढ़ा था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। उसके बाद लगातार इनका रेवेन्यू कम होता नज़र आया है। ये काफ़ी काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा। और सेम चीज़ देखिए तो प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। और अभी लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स भी इनके आए थे वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि एवरेज नंबर थे, और उसको लेकर भी बात करेंगे। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में है पी, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंपनी लॉस ही कर रहा है। और यही वजह कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल में बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई है। अगर आप एक चीज़ देखो तो एटलीस्ट जो इनके रेवेन्यू पहले लगातार गिर रहे थे वो अटके हैं। अगर आप देखो दिसंबर 2021 में 2,140 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, मार्च में बढ़ के ये 2,000 करोड़ हुआ, फिर 1,990 करोड़ हुआ, फिर 1,730, अगेन ये डिक्लाइन मोड है, फिर 1,721 वापस गिरा, 1,578 वापस गिरा, 1,415 वापस गिरा, 1,380 वापस गिरा, 1,250 वापस गिरा दिसंबर में। लेकिन मार्च में जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए उसमें एटलीस्ट रेवेन्यू में जंप आया है 1,477 करोड़। और ये वाकई में अच्छी बात है इनके लिए कि रेवेन्यू में जंप है और प्रॉफिट नहीं है। अभी भी 215 करोड़ का लॉस करा है इन्होंने, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैं एक्साइटेड हूँ इनके नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स को लेकर, क्योंकि देखो अभी जो सिनारियो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। यहाँ पर अभी क्या है कि देखो रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हुए लेकिन अभी भी लॉस में है। लेकिन अगर लॉस की सबसे बड़ी वजह यही है कि कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी इंटरेस्ट चुका रही है, ठीक है। और कंपनी का जो मेन प्लान है, ये जो 7,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं उनमें से 3,300 करोड़ तो प्रेफरेंशियल के ज़रिए रिलायंस से आ चुके हैं। तो इसका भी इस्तेमाल होगा, कंपनी अपने डेट को चुकाने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। इसके अलावा एक्सपांशन के लिए इस्तेमाल करेगी। और बाकी का जो 3,700 करोड़ है वो बैंक्स से लोन पे लिए जाएगा, वो भी चीप इंटरेस्ट रेट पर, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर लिया जाएगा। तो इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल होगा कि जो जो इंटरेस्ट, मतलब जो जो लोन इन्होंने पहले लिया हुआ है और हाई इंटरेस्ट के लोन है, तो उसको सेटल करने के लिए इस्तेमाल होगा कि भैया हाई इंटरेस्ट पे जो लोन लिया है उसको सेटल करो, और अभी बैंक से हमें सस्ते ब्याज पे लोन मिल रहा है तो वो भी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो अपने डेट को भी चुका रही है, एक्सपांशन के लिए भी जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपांशन पे जा रही है तो इनके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिलेगी, डेट को चुका रही है तो कहीं ना कहीं जो लॉस यहाँ पर हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा या फिर प्रॉफिट आने के चांसेस है। हालांकि एक झटके में कुछ भी नहीं होगा, पहले तो ये लॉस कम होना स्टार्ट होगा, फिर बाद में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल वाला सिनारियो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगेन मैं कहूँगा ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि ये होगा तो ये हो जाएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 75% की है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल।
40% की होल्डिंग रिलायंस के पास है और बाकी का 35% जेएम फिनेंशियल, लेकिन वो भी रिलायंस का ही मान के चलो। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.05% की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 0.32% का स्टेक लेकर बैठे हैं और एफआईएल्स यहाँ पर 2.34% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और देखा जाए पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो सिर्फ एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, बाकी जो लोग जहाँ पर थे वो वहीं पर ही है। एफआईएल्स जो पहले 2.24% पर थे, अभी वो 2.34% पर है। रिटेल्स और अदर्स को मिलाकर 22.29% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 17.15% है और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.14% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं आलोक के बारे में देखूँ तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी जो है वो डेफिनेटली फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक कंपनी है अगर इसका जो प्रेजेंट सिनारियो देखा जाए तो। लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसका अच्छा माना जा रहा है कि भाई साहब जो पैसा इनको मिलने वाला है, जो पैसा आ रहा है, अगर इसका सही से इस्तेमाल हुआ तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को बढ़ाने में कामयाब होगी। इतना ही नहीं, कंपनी अपने लॉस को कम करने में कामयाब हो जाएगी अगर डेट को चुका देती है तो। अगेन ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई रिलायंस अपने हैंडल में इसको रख रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करा जा रहा है, पुश करा जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने की बात करी है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। हालांकि अभी भी उसमें आलोक का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब अभी भी आलोक को उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब होंगे तो डेफिनेटली इनको भी वो इंसेंटिव मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। और टेक्सटाइल को लेकर अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इंडिया पोटेंशियल है इनका, ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। और रिलायंस की जहाँ तक बात करें डेफिनेटली भैया वो एक अच्छे और बेहतरीन स्पॉट पर है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है आलोक को लेकर, हालांकि ये फ्यूचर का खतरा है, अभी उसके बारे में बात करना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस कंपनी को जब खरीदा गया था एनसीएलटी में से दिवालिया हो गई थी कंपनी, जब खरीदा गया था तो लॉक इन पीरियड था कि इतने साल तक इसको नहीं बेच सकते। अब लॉक इन पीरियड एंड होने के बाद डिपेंड करेगा रिलायंस के ऊपर कि रिलायंस इसको डीलिस्ट करवाएगी कि नहीं। डीलिस्ट वो लोग नहीं करवा सकते थे, अभी रिलायंस के ऊपर होगा कि वो इसको डीलिस्ट करवाना चाहते हैं कि नहीं। और जब भी कोई कंपनी डीलिस्ट होती है डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपनी डीलिस्ट नहीं होगी क्योंकि रिलायंस जनरली ऐसा करते नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि कंपनी में जिनके मतलब अगर होल्डिंग है तो बने रहो, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि जब गिरावट आती है तो बड़ा लंबा वेट करना पड़ता है। अगर आप ग्राफ देख लो यहाँ पर तो बड़ा लंबा वेट करवाता है, जब तेज़ी आती है तो एक झटके में भी आ जाती है यहाँ पर। तो ये जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20 रुपये के आसपास ज़रूर है, हालांकि उतना नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है। जहाँ तक खरीदारी की बात है 20 से 25 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन कहूँ कि रिस्क इन्वेस्टमेंट है कि सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर है कि अगर आने वाले टाइम में पैसा आएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटीज़। तो रिस्क इन्वेस्टमेंट है तो बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।